हमारे देश में किसी न किसी मुद्दे पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। वो चाहे राजनीति हो या फिल्म इंडस्ट्री या फिर साउथ इंडिया के राज्यों की अर्थव्यवस्था की बात हो। ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया के राज्य नॉर्थ इंडिया के राज्यों से ज्यादा विकसित हैं और पैसों के मामले में वो नॉर्थ के राज्यों से ज्यादा अमीर हैं। कहा तो यह भी जाता है कि साउथ के राज्य ज्यादा पैसा कमाकर नॉर्थ के राज्यों के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन कैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से कमाई के मामले में कैसे आगे है और कैसे वो देश के अन्य राज्यों के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से राज्य उत्तर और दक्षिण भारत में आते हैं। दरअसल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी को लोग साउथ इंडिया के स्टेट के रूप में देखते हैं, जबकि चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नॉर्थ इंडिया मानकर इनकी तुलना की जाती है। लेकिन इस तरह का कोई भी बंटवारा भारत सरकार या किसी भी सरकारी संगठन की तरफ से नहीं किया गया है। भारत सरकार ने देश को 6 जोन्स में बांटा हुआ है: नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो सबसे पहले अब सवाल आता है कि साउथ के राज्य नॉर्थ के राज्यों से ज्यादा डेवलप्ड कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। दरअसल जीडीपी पर कैपिटा को अक्सर डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सबसे निचले पायदान पर है, जबकि साउथ के राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना काफी ऊपर हैं। अगर बिहार की पर कैपिटा इनकम को देखी जाए तो यह 43,605 रुपए है, लेकिन वहीं कर्नाटक की पर कैपिटा इनकम 2,36,451 रुपए है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ और साउथ के लोगों की कमाई में कितना अंतर है। इसी के साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना साउथ इंडिया के ये 5 ऐसे राज्य हैं जो देश के आर्थिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान देने वालों में से एक हैं। आरबीआई से मिले डेटा और आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भारत की जीडीपी में साउथ के केवल इन्हीं 5 राज्यों की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। आरबीआई की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों का भारत के कुल रेमिटेंसेस में करीब 46% का योगदान है। लेकिन यूपी नॉर्थ का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी केवल 3.1% का ही योगदान दे पाता है। यहां आपको बता दें कि जब भारत का कोई नागरिक दूसरे देश में काम करता है और वहां से जो भी पैसा भेजता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। इसके उलट अगर नॉर्थ के राज्यों की बात की जाए तो यहां साउथ के मुकाबले पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देश की जीडीपी में योगदान कम है। नीति आयोग द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक केरल में सबसे कम मल्टी डायमेंशनल गरीब लोग रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केरल की मात्र 0.71% आबादी ही इस कैटेगरी में आती है। इसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप का नंबर आता है। इस रिपोर्ट में साउथ इंडिया के सभी राज्य टॉप 10 में दिखाई पड़ते हैं। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.89% लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। अब यहां आपको बता देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आखिर होता क्या है। दरअसल इस इंडेक्स के जरिए 3 चीजों को देखा जाता है, जिसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस शामिल है। इन तीनों कैटेगरी में जो भी गरीब होता है उसको मल्टी डायमेंशनल गरीब कहा जाता है।
इस रिपोर्ट को नीति आयोग जारी करता है। इसके अलावा नॉर्थ के मुकाबले साउथ की साक्षरता दर भी काफी ज्यादा है। अगर हम आजादी के वक्त की बात करें तो साउथ के राज्य और नॉर्थ के राज्यों में डेवलपमेंट में बराबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच डेवलपमेंट का यह अंतर 1970 से लेकर 1990 तक के दशकों में हुआ। इन्हीं सालों में साउथ के राज्यों ने अपने लोगों के लिए बेहतर नीतियां बनाई और उनको लागू किया। जैसे मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले तमिलनाडु में लागू किया गया था, जिसके जरिए स्कूलों में ज्यादा एडमिशन होना शुरू हुआ, जबकि यूपी में इस योजना को 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया। इसके अलावा बेंगलुरु आज आईटी का हब बन चुका है, जिसे आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कर्नाटक देश का वो पहला राज्य था जो 1997 में एक आईटी पॉलिसी लेकर आया और 1997 में ही कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स से कहा था कि वो हैदराबाद में एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर खोलें, जो खुला भी। अब हम जरा देखते हैं कि साउथ इंडिया के राज्य कैसे नॉर्थ इंडिया के राज्यों के विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद हमारे देश के नेता कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। इसमें एक सबसे जरूरी सवाल था कि इंडिया में कई राज्य हैं, सरकार कैसे फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। जैसे विंध्य प्रदेश, जो आज के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच मौजूद था, उसका सालाना रेवेन्यू 2.5 करोड़ था, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का टैक्स रेवेन्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा था। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए उस समय के कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया, जो हर अगले 5 साल में बनाया जाना था। इस कमीशन को 2 चीजों का जवाब ढूंढना था कि जो भी टैक्स लिया जाता है उसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कितना जाएगा, और इस टैक्स का बंटवारा राज्यों में किस आधार पर किया जाएगा। इसी कड़ी में 2017 में बने 15वें फाइनेंस कमीशन ने 6 फैक्टर्स बताए, जिनके आधार पर टैक्स का पैसा राज्य और केंद्र के बीच बटेगा। लेकिन इन 6 फैक्टर्स में से एक ऐसा फैक्टर था जिसे लेकर साउथ इंडिया के लोगों और पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी आपत्ति दर्ज की, और वो था पॉपुलेशन, जिसे 15% वेटेज दिया गया। इसमें भी साउथ के लोगों को पॉपुलेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कमीशन का कहना था कि इसके लिए वो 1971 का नहीं बल्कि 2011 का पॉपुलेशन डेटा इस्तेमाल करेगा। अब यहां सवाल है कि आखिर कमीशन ने 2011 के डेटा की बजाय 1971 के डेटा के इस्तेमाल करने की बात क्यों कही। इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की, और 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही संविधान में 42वां संशोधन किया गया, जिसमें सरकार ने प्रावधान किया कि जब भी किसी सरकारी फैसले में पॉपुलेशन शामिल होगी, उसमें 1971 के डेटा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1961 से 1971 के बीच भारत की जनसंख्या 35% तक बढ़ गई थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ने राज्यों से कहा कि उनको अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी, इसलिए नसबंदी भी शुरू की गई थी। लेकिन कुछ राज्यों को यह डर था कि अगर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली तो उनको केंद्र सरकार से कम पैसा मिलेगा। इसी डर के चलते उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि ऐसे किसी भी फैसले के लिए 1971 के डेटा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद कई साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर ली। जैसे 1971 से लेकर 2011 तक जहां केरल की पॉपुलेशन केवल 56% तक बढ़ी, वहीं यूपी की पॉपुलेशन 130% तक बढ़ी। इसलिए जब 15वें फाइनेंस कमीशन ने कहा कि वो 1971 का डेटा नहीं बल्कि 2011 का डेटा इस्तेमाल करेंगे, तो कई साउथ इंडियन स्टेट इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इस बदलाव की वजह से साउथ के राज्यों को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार को 30,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। कमीशन के मेंबर्स का मानना है कि कमीशन साउथ इंडिया के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, बल्कि उन राज्यों को ज्यादा पैसा देना जरूरी है जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा है।
इससे साफ है कि कैसे दक्षिण भारत के राज्य ज्यादा पैसे कमाकर नॉर्थ के राज्यों के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब यहां एक सवाल और उठता है कि अगर आबादी के आधार पर पार्लियामेंट में सांसदों की संख्या बढ़ी तो इसका साउथ इंडिया के राज्यों पर क्या असर होगा। दरअसल हमारे देश में 25 लाख से ज्यादा की आबादी पर एक लोकसभा सांसद है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारा संविधान अधिकतम 10 लाख की आबादी पर एक सांसद की बात कहता है। साथ ही कहता है कि सांसदों की संख्या 550 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1971 तक देश और अलग अलग राज्यों में सीटों की संख्या भी घटी बढ़ी, लेकिन उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि आज यूपी में 30 लाख लोगों पर एक सांसद है, तो तमिलनाडु में करीब 20 लाख लोगों पर। संविधान में मूल प्रावधान यही है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होंगी, यानी जहां आबादी ज्यादा वहां सीटें भी ज्यादा होंगी। अगर देश की मौजूदा आबादी के हिसाब से राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 94 हो जाएगी। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे नॉर्थ के राज्यों में भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिण के राज्यों में सीटों की संख्या घटेगी, जिसका सीधा मतलब है कि साउथ के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम होगा। यही वजह है जिस पर साउथ के कई राज्यों ने आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति भी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर आबादी के हिसाब से लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया जाता है तो यह साउथ इंडिया के राज्यों के साथ घोर नाइंसाफी होगी। साउथ के राज्यों का तर्क है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम करने वाले राज्य, जिसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं, उनको आबादी को कंट्रोल करने की सजा मिलेगी और इस डिलिमिटेशन का फायदा नॉर्थ के उन राज्यों को होगा जो केंद्र सरकार की अपील के बावजूद अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। लेकिन यह डिलिमिटेशन किया कब जाएगा? दरअसल किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका काम परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन करता है। 1952 में इस कमीशन को बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 82 में आयोग का कामकाज भी तय किया गया है। 1976 में संविधान में संशोधन कर तय किया गया कि 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटें तय होंगी। लेकिन 2001 में संविधान में 84वां संशोधन किया गया। इसके तहत 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे तो ही लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा। यानी 2026 के बाद जनगणना होगी 2031 में, लेकिन अभी तो 2021 की जनगणना होना भी बाकी है। 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह बात कहीं ना कहीं सच है कि साउथ इंडिया के वित्तीय समर्थन और जीडीपी में योगदान को लेकर सीटों का विस्तार करने में संसद को संकोच होता है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संसदीय सीटों की संख्या नहीं बढ़ पाई। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि भारत के उत्तरी राज्य दक्षिणी राज्यों से सीख सकते हैं कि कैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है और उन पर काम किया जा सकता है। साथ ही यह भी सीखा जा सकता है कि इन राज्यों में इंडस्ट्री का इकोसिस्टम कैसे विकसित हुआ। आखिर हम सब एक ही हैं और सभी को मिलकर ही सारी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। सभी के विकास के साथ ही देश का विकास हो पाएगा। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।